जब पत्नी ने चौथी बेटी को जन्म दिया तो मैंने उसे और बेटियों को घर से धक्का देकर निकाल दिया और फिर दूसरी शादी कर ली। दोबारा कभी पलटकर उनकी खबर तक नहीं ली। एक दिन जब मकान का किराया लेने पुराने मोहल्ले गया तो लोग मुझे बधाई देने लगे, मेरे गले में फूलों का हार डालने लगे। मैं हैरान हो गया। फिर पता चला कि मेरी बेटी कमिश्नर बन गई है। मैं खुशी खुशी उसके दफ्तर गया तो उसने मुझे देखते ही कहा कि मैंने कभी अपने हिस्से की जिम्मेदारियां पूरी तरह नहीं निभाई थीं। मैंने उन लोगों को उस समय छोड़ दिया जब उन्हें मेरे साथ की सख्त जरूरत थी। वे थी मेरी बेटियां और मेरी पत्नी, सारी की सारी औरतें। मैंने यह नहीं सोचा कि वे कैसे खाएंगी, कैसे अपनी जरूरतें पूरी करेंगी, कहीं वे गलत रास्ते पर न चली जाएं। फिर मुझे पता चला कि मेरी बेटी ने बहुत बड़ा नाम कमा लिया है। यही जानने के लिए मैं उसके दफ्तर गया, लेकिन जब सामने देखा तो हैरान रह गया कि मेरी बेटी वहां पर क्या कर रही थी। जैसे ही मैंने उसकी ओर देखा तो मेरी बेटी ने मुंह फेर लिया, क्योंकि वहां जो काम वह कर रही थी वह था ही ऐसा। वह तो अफसर के साथ। मेरा नाम वरुण मेहता है और मेरा ताल्लुक एक खुशहाल जमींदार परिवार से है। मेरे माता पिता ने मेरी शादी मेरी चचेरी बहन संध्या से करवाई थी। मैं खुद को किस्मत वाला मानता था कि मुझे मेरी बचपन की सहेली ही मेरी जीवन संगिनी के रूप में मिली। हमारी शादी में कोई दिखावा या तकल्लुफ नहीं था, बस सादगी, प्रेम और शांति थी। हमने सब रिश्तेदारों की मौजूदगी में सच्चे दिल से अग्नि के साथ फेरे लिए थे। मैंने संध्या को हर वो चीज देने की कोशिश की जिससे उसे खुशी मिले। उसे कीमती सोने के जेवर, महंगे बनारसी रेशमी कपड़े लाकर दिए और शहर में एक शानदार नया मकान बनवाया जो मेरी खुशियों का महल था। मैं बचपन से ही बेटों के सपने देखता आया था। मेरे मन में यह बात गहराई तक बैठी हुई थी कि केवल बेटे ही पिता का सहारा बनते हैं, वही कुल का नाम रोशन करते हैं और वही हमारी जमीन, जायदाद और सारे एसेट्स संभालते हैं। मेरे पास काफी जायदाद थी, खेती की जमीनें, कीमती प्लॉट, किराए पर दिए गए मकान, 2 दुकानें और यहाँ तक कि एक किराए पर चलने वाली कार भी। मुझे अपनी मेहनत पर बहुत गर्व था और मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे एक नहीं बल्कि 2 या 3 वारिस हों जो मेरे नाम और विरासत को शान से आगे बढ़ाएं। मेरा यकीन था कि बेटियों से प्यार करने का कॉन्सेप्ट सिर्फ पुरानी किताबों और कहानियों में होता है। हकीकत में तो बेटे ही एक परिवार की इज्जत और शान होते हैं। जब संध्या ने मुझे पहली बार बताया कि वह माँ बनने वाली है तो मैंने धन्यवाद के तौर पर कई दिए जलाकर प्रार्थना की, मिठाई बांटी और अपने दोस्तों के लिए एक बड़ी दावत का इंतजाम किया। लेकिन जब नवजात बेटी का चेहरा देखा तो मेरे दिल पर एक बोझ सा बैठ गया। चेहरे पर तो मैंने एक नकली मुस्कान सजा रखी थी और हर बधाई पर मैं खुद को तसल्ली देता था। सबने मुझे समझाया कि बेटी तो साक्षात लक्ष्मी का रूप होती है, सौभाग्य लाती है। मैंने मजबूरी में उसका नाम कोमल रखा। उसके लिए खूबसूरत झूला और नए कपड़े लाए, मगर मेरे दिल के एक कोने में बेटे की जबरदस्त चाहत जलती रही। जब कोमल सिर्फ 10 महीने की हुई तो संध्या ने दोबारा खुशखबरी सुनाई। मैंने तुरंत कहा कि इस बार तो ईश्वर जरूर मेरे कुल के लिए एक बेटा देंगे। संध्या ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा कि एक छोटी बच्ची को संभालना मुश्किल हो रहा है और वह कोई छोटा काम करना चाहती है, लेकिन मैंने उसकी बात को तुरंत मना कर दिया। मैंने कहा, औरतें तो संतान पैदा करने के लिए हुई हैं, नौकरी के बारे में क्या सोचना। तुम बस घर को संभालो और मेरे लिए एक बेटा पैदा करो। दूसरी बार भी बेटी पैदा हुई। मेरी सारी उम्मीदें रेत के महल की तरह ढह गईं। मैं गुस्से में पागल हो गया और संध्या से लड़ा कि तुम मेरे सपने क्यों तोड़ रही हो। बाहर के लोग भी मुझे ताने देते थे, कहते थे कि धनवान तो हो लेकिन वारिस कोई नहीं। मैं अक्सर रातों को छत पर जाकर देर तक तारे गिनता रहता था, इस बेचैनी में कि मेरी तकदीर क्यों मेरा साथ नहीं दे रही। तीसरी बार फिर उम्मीद बंधी। मैंने भारत के हर बड़े मंदिर में जाकर पूजा की, हर बड़े साधु से आशीर्वाद लिया और हर तावीज लिया, मगर तीसरी बार भी लड़की पैदा हुई। मैंने चुप्पी साधना छोड़ दिया था। मैंने संध्या से साफ कह दिया कि तुमसे बेटा पैदा नहीं हो सकता। घर में तलखी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मैंने इस तीसरी बेटी का नाम तक नहीं रखा और उसे गोद में उठाने से इनकार कर दिया। वह नन्ही बच्ची जब रोती थी तो मैं तुरंत दरवाजा बंद कर लेता था। संध्या रोती थी और कहती थी कि यह सब मेरे बस में नहीं, ये तो ईश्वर की मर्जी है, मगर मैं कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। मुझे लगता था कि मेरी किस्मत ही मेरे खिलाफ है। हालात अब ऐसे हो चुके थे कि संध्या ने चुप रहना शुरू कर दिया। वह मुझे देखकर अपना रास्ता बदल लेती थी। मैंने एक दिन उसे साफ कह दिया कि अगर चौथी बार भी बेटी हुई तो मैं दूसरी शादी करूंगा। वह खामोश रही, जैसे उसने अंदर ही अंदर अपनी हार मान ली हो। 5.5 साल के अंदर उसने 3 बच्चियां पैदा कर दी थीं और अब वह चौथी बार मां बनने वाली थी। इस बार मैंने उसके चेहरे पर गहरा डर और खौफ देखा था। वह मुझे खुशखबरी देने से भी डरती थी। वह रातों को जागती रहती और कमजोर हो चुकी थी। मैंने उससे बातचीत तकरीबन खत्म कर दी थी। मैं बाहर होटलों में ज्यादा वक्त गुजारने लगा, दोस्तों के साथ बैठा बेटों की तारीफें सुनता और उन लोगों से जलता था जिनके 3-3 बेटे थे। मैंने भगवान से शिकायत करना शुरू कर दिया
मेरी रोजाना की पूजा पाठ में बेदिली आने लगी। दिल में एक अपराध बोध भी था, लेकिन मेरे बेटे का सपना टूटना मुझे सफ्फाक और पत्थर दिल बना चुका था। संध्या की माँ भी कई बार आईं और कहा कि बेटियां भी तो खुशकिस्मत होती हैं, मगर मेरे दिल पर तो जैसे पत्थर रखा हुआ था। मैंने कभी उन बच्चियों को अपनी बाहों में नहीं लिया, कभी कोई कहानी नहीं सुनाई। मुझे बस एक बेटे का इंतजार था। संध्या ने चौथी बार माँ बनने की खबर सुनाई तो मैं खामोश रहा। मैंने न कोई खुशी मनाई, न कोई प्रार्थना की। मैंने खुद को काम में व्यस्त कर लिया था और अब संध्या 9वें महीने में थी। मैं इसी इंतजार में था कि क्या इस बार कुदरत मेहरबान होगी या मेरा सपना हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। एक दिन मैंने गुस्से में आकर संध्या को साफ कह दिया था कि अगर इस बार भी बेटा ना हुआ तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। मेरे शब्द झर बनकर उसके दिल में उतर गए। वह सारा दिन चुपचाप रही, उसके होठों पर खामोशी और आंखों में खौफ जम गया। अगली सुबह ही उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और हमें हॉस्पिटल भागना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि तनाव बहुत ज्यादा है, औरत मानसिक और शारीरिक तौर पर बहुत कमजोर हो चुकी है, सख्त आराम की जरूरत है। मगर मेरे अंदर की इंसानियत खत्म हो गई थी। मुझे उसकी हालत पर तरस न आया, बल्कि गुस्सा आया कि अब मुझे फिर से बेटी का ताना सुनने को मिलेगा। मैं हॉस्पिटल के चक्कर लगाता रहा, लेकिन अंदर से मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। संध्या के चेहरे पर उदासी के साए गहरे होते जा रहे थे और मेरी बेहिसी भी उसी रफ्तार से बढ़ रही थी। आखिरकार वह दिन आ गया जब मेरी चौथी औलाद दुनिया में आई। सबने कहा बधाई हो, लेकिन मैं खामोश था। मैंने नर्स की तरफ देखा, उसने कहा बधाई हो, बेटी हुई है। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरी बहन प्रीति भी इस मौके पर मौजूद थी। वह सब कुछ देख चुकी थी। वह सीधा मेरे सामने आ गई और बोली, तुझे अब भी अक्ल नहीं आई? तू तो कभी नहीं सुधरेगा, तू तो बेटियों का दुश्मन है। मैंने उसकी बात को काटते हुए कहा, मैं दुश्मन नहीं, बस थक चुका हूं बेटियों से। मुझे वारिस चाहिए। ये सब मेरी पत्नी की वजह से हो रहा है। तूने सुना ना, 4 बेटियां हो गई हैं। मेरी बहन प्रीति ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, पागल, जाहिल इंसान। औलाद मर्द के नसीब और मर्द के जेनेटिक सिस्टम से बनती है। औरत की मर्जी या ताकत नहीं होती कि वह बेटा पैदा करे या बेटी। तू पत्नी को इल्जाम देता है, जबकि मसला तेरे अंदर हो सकता है। अगर तुझे शक है तो जाकर अपना डॉक्टरी जांच करवा ले। मैंने गुस्से में कहा, मुझे किसी टेस्ट की जरूरत नहीं, मेरा सिस्टम ठीक है। ये सब औरत की नाकामी है। संध्या खुद भी 6 बहनों में सबसे बड़ी थी। उनकी माँ का भी कोई भाई नहीं था। मुझे लगा कि शायद ये कोई खानदानी दोष है और मैं ही बेवकूफ था कि मैंने शादी से पहले इन बातों पर गौर नहीं किया था। मैंने संध्या से बातचीत पूरी तरह बंद कर दी और उसे खर्चा देना भी बंद कर दिया। अब मेरे जहन में दूसरी शादी का ख्याल हावी हो गया था कि कोई दूसरी औरत होगी तो शायद मेरे नसीब में बेटा भी आ जाए। संध्या को जैसे ही इस बात की भनक पड़ी, वह मुझसे लड़ने लगी। वह रोई, चिल्लाई और मिन्नतें करने लगी कि मैं ऐसा न करूं, लेकिन मैं जैसे पत्थर हो चुका था। एक रात का वाकया है, मेरे अंदर का हैवान जाग उठा। मैंने बिना कुछ सोचे समझे संध्या को जोर से धक्का दिया। वह जमीन पर गिर गई। उसकी गोद में 2 महीने की बच्ची भी थी। मैंने बिना किसी एहसास के उन 4 बेटियों और संध्या को घर से निकाल दिया। वह रोती रही, आहें भरती रही कि कहाँ जाऊंगी। रात का वक्त है, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन मैंने दरवाजा बंद कर लिया। मेरे ज़मीर ने भी उस रात मेरी चुप साध ली थी। मैंने न उनकी खबर ली, न उनके माता पिता के फ़ोन उठाए। मैंने घर की सफाई करवाई, नया रंग रोगन करवाया, अपने सफ़ेद होते बालों को रंगवाया, नए कपड़े सिलवाए और खुद को एक अमीर, तन्हा लेकिन खुदगर्ज मर्द के तौर पर तैयार किया। मैंने लोगों से कहना शुरू कर दिया कि अब मैं ज़िंदगी के नए सफ़र की शुरुआत करने वाला हूँ। मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो कुंवारी हो, जो मुझे वारिस दे सके, जो मेरी इज्जत और जायदाद की कदर समझे। मैंने लड़की तलाश करना शुरू की। कई रिश्ते आए, लेकिन मैंने सबको मना कर दिया, क्योंकि मुझे एक खास मियार की औरत चाहिए थी। आखिरकार मुझे सोनिया मिली। वह खूबसूरत भी थी और पढ़ी लिखी भी। उसके माँ बाप गरीब थे, लेकिन लड़की में गहरा आत्मविश्वास था। मैंने उसे देखा और दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि यही मेरी नई पत्नी होगी। मैंने जल्दी जल्दी रिश्ता तय किया और 2 हफ्ते के अंदर ही शादी भी कर ली। मैंने खूब धूमधाम से शादी की। होटल में प्रोग्राम रखा, दोस्तों को बुलाया, मेहमानों को कीमती तोहफे दिए और खुद को दुनिया के सामने खुश और मुतमईन जाहिर किया। किसी ने मुझसे संध्या और बेटियों का जिक्र तक न किया। शायद लोग सब समझ गए थे कि मैं अपना अतीत पीछे छोड़ चुका हूं। मैं सोनिया को अपने नए घर लाया और वह हर चीज देखकर बहुत खुश हुई। उसने कहा, आपका घर बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा, यह तुम्हारा घर है, तुम जो चाहो करो। अब मेरी जिंदगी तुम हो। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे वह वारिस दो जिसकी मुझे बरसों से ख्वाहिश है। सोनिया ने मुस्कुराकर कहा, जरूर, आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी।
उसकी मुस्कुराहट में इत्मीनान था, लेकिन मुझे न जाने क्यों दिल के किसी कोने में एक अजीब सा खौफ बैठ गया था, जैसे कुछ ना कुछ गलत जरूर होना है। लेकिन मैंने इस ख्याल को झटक दिया, क्योंकि अब मेरे पास नई पत्नी थी, नया आगाज था, और एक बार फिर उम्मीद थी कि शायद अब मेरे नसीब का दरवाजा खुलेगा। मैंने संध्या को उसकी चारों बेटियों समेत घर से निकालने के बाद उसकी कोई खबर न ली। मुझे पूरा यकीन था कि वह अपनी माँ के घर ही गई होगी, और यही ख्याल मेरे दिल को सुकून देता था। मैंने संध्या के बाकी बचे कपड़े, बर्तन और सामान एक रिक्शे में रखवाकर उसकी माँ के घर भिजवा दिया, और कभी मुड़कर भी ना देखा कि वह कैसे हैं, कहाँ हैं, किस हाल में है। मैंने अपना दिल पत्थर कर लिया था और अपनी नई जिंदगी की तरफ मुतवज्जह हो गया था। सोनिया से मेरी शादी हो चुकी थी। वह जवान थी, खूबसूरत थी, मेरी हर बात मानती थी, और उसने कभी भी मुझसे कोई शिकायत ना की। उसका बर्ताव मेरे साथ नरम था, जबान मीठी थी, और मेरी हर खिदमत में पेश पेश थी। इसीलिए मैं दिन ब दिन उसके करीब होता चला गया, और जब पता चला कि वह माँ बनने वाली है तो मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। लेकिन यह सच है कि मेरे दिल में खौफ का एक पहाड़ भी खड़ा हो चुका था। एक वहम, एक डर, एक खतरा जो हर लम्हा मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, और यह था कि अगर सोनिया ने भी बेटी को जन्म दिया तो संध्या मुझ पर हंसेगी, मेरी बहन की बात सच साबित हो जाएगी, दुनिया ताने देगी कि मसला औरत में नहीं मुझ में था। लेकिन ईश्वर ने इस बार मेरी सुन ली, या शायद मेरे लिए एक और इम्तिहान रख छोड़ा था, क्योंकि सोनिया ने मुझे बेटा दे दिया। एक सेहतमंद, खूबसूरत, तंदुरुस्त बेटा जो पैदा होते ही मेरी गोद में आ गया। मैं उसे देखकर ऐसा खुश हुआ जैसे पतझड़ के बाद बाहर आई हो। मैंने उसका नाम शहाब रखा, क्योंकि मुझे लगता था कि यह नाम मेरे खून के वारिस को इज्जत देगा। वह मेरे दिल का टुकड़ा, मेरी आंख का तारा, मेरा वारिस, मेरी उम्मीद, मेरी ताकत और मेरी पहचान बन चुका था। मैंने खुशी में मिठाइयाँ बांटी, गली मोहल्लों में ढोल बजवाए, करीबी रिश्तेदारों को बुलाकर दावत दी, सबके लिए नए कपड़े सिलवाए, और उस खुशी का इजहार किया जिसे मैं बरसों से तरस रहा था। मेरे लिए बेटे की पैदाइश एक सपने की ताबीर थी, जिसे मैं हर हाल में जी लेना चाहता था। वक्त गुजरने लगा, शहाब बड़ा होने लगा। मैंने उसकी हर ख्वाहिश, हर फरमाइश, हर जिद को पूरा किया। उसकी तालीम पर पानी की तरह पैसा बहाया, उसे अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया, उसके लिए कीमती बस्ते, महंगी किताबें, ब्रांडेड यूनिफॉर्म और बढ़िया जूते लिए। लेकिन मेरी सारी उम्मीदें फेल हो गईं। वह कभी फेल हो जाता, कभी गैर हाजिर रहता, कभी पेपर छोड़ देता। उसने मुश्किल से मैट्रिक किया, तो इंटरमीडिएट में भी वह लगातार नाकामियों का शिकार रहा। उसका तीसरा साल था, लेकिन अभी तक पहला साल ही पूरा न कर पाया था। मैंने उस पर कभी सख्ती न की, क्योंकि मेरे दिल में यह ख्याल था कि बेटा है ना, गलती हो गई तो माफ कर दूंगा। लेकिन सोनिया कहती थी कि यह बच्चा मानसिक तौर पर थोड़ा कमजोर है, पढ़ाई का रुझान नहीं है, हमें इसे समझना होगा। इसमें हमारा कोई कसूर नहीं और न ही इसका, हम जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। मुझे कभी कभार शक होता कि कहीं वह सही तो नहीं, लेकिन मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि जब गेम्स खेलने की बात आती तो सबसे तेज था। उसके पास जो भी नया मोबाइल आता वह लेने की जिद करता। महंगे फ़ोन, महंगे कपड़े, महंगे जूते उसके शौक बहुत थे। दोस्तों में घूमना फिरना, शाम को देर से आना, रात को लेट तक फ़ोन पर बातें करना उसके मामूलात थे। लेकिन चूंकि मेरा सिर्फ एक ही बेटा था, इसीलिए मैं उस पर ज्यादा गुस्सा न करता। उस पर सख्ती का सोचकर भी दिल दुखने लगता। मैं उसे हर बार माफ कर देता कि शायद अगली बार सुधर जाएगा, शायद अब की बार दिल लगा ले, शायद यह मेरी ख्वाहिशों का केंद्र बन जाए। लेकिन वह हमेशा वही रहा जिसे मैं चाह कर भी बदल न सका। उसकी माँ ने कभी उससे ज्यादा कुछ न कहा, बस यही बोलती कि कमजोर है बच्चा, मासूम है, वक़्त के साथ बेहतर हो जाएगा। और मैं हर बार इस तसल्ली पर मुतमईन हो जाता था। जैसा कि मैंने पहले बताया, मेरे 2 घर थे। एक वह जो मैंने नए पैसे आने के बाद बनवाया था, जिसमें मैं अपनी दूसरी पत्नी सोनिया के साथ रहता था, और दूसरा वह पुराना मकान जिसमें मेरे माँ बाप और मेरी पहली पत्नी संध्या रहा करते थे। वक़्त के साथ साथ मेरे माता पिता इस दुनिया से चले गए और वह पुराना मकान बंद हो गया। किसी की आवाजाही न थी, वह जगह अब बस खामोश सायों की गवाह थी। एक दिन एक पुराने मोहल्लेदार, मेरे सगे चाचा, जिन्हें मैं हमेशा पिता की जगह समझता था, गुजर गए। चाचा एक शिक्षक थे, उनके शागिर्दों की एक लंबी फहरिस्त थी। उनकी इज्जत मोहल्ले भर में की जाती थी। चाचा की मौत की खबर सुनी तो सब कुछ छोड़कर उनके अंतिम संस्कार पर चला गया, क्योंकि खून का रिश्ता और उनकी शख्सियत दोनों मुझे खींच लाए। अंतिम संस्कार पर पहुंचा तो पुराना मोहल्ला देखा, दिल अजीब कैफियत में मुब्तला हो गया। दरो दीवार, गलियां, चेहरों के तासुरात सब अतीत की याद दिला रहे थे। जब मैं श्मशान घाट पहुंचा तो काफी लोग मौजूद थे, हर उम्र, हर नस्ल के लोग, सब चाचा की मोहब्बत में आए थे। लेकिन वहां एक अजीब बात हुई। जैसे ही लोगों ने मुझे देखा तो एकदम से मुझे बधाई देने लगे। मैं पहले तो कुछ ना समझा,
दिमाग में सवाल उठा कि यह कैसी बधाई है। एक शख्स मेरे करीब आया। मैंने पूछा, किस बात की बधाई? तो वह शख्स कहने लगा, आपकी बेटी कमिश्नर बन गई है ना, हमें गर्व है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। मेरे होश उड़ गए। एक लम्हे को तो समझ ही ना आया कि कौन सी बेटी। मैंने खुद पर काबू पाते हुए कहा, ओहो, हाँ हाँ वही, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। उसने फिर कहा, आपने तो मिठाई भी नहीं बांटी। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी जी, जरूर खिलाऊंगा सबको। मगर मेरे दिल में तूफान बरपा हो चुका था। मैंने तो सालों से अपनी बेटियों की कोई खबर ही नहीं ली थी। ये सुनकर मेरी बेटी अफसर बन गई है। खुशी और शर्मिंदगी की मिली जुली कैफियत ने मुझे घेर लिया। मैं खुद से नजरें चुरा रहा था। मैंने फैसला किया कि अब मुझे यह पता करना होगा कि संध्या कहाँ है और मेरी बेटियां किस हाल में हैं। इधर उधर से जानकारी ली तो यह बात सामने आई कि संध्या अब भी अपने माँ बाप के पुराने घर में रहती है, मगर उसके माँ बाप भी अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैंने हिम्मत की और उनके घर चला गया। वही पुराना मोहल्ला, वही दरो दीवार, मगर घर की हालत पहले से बहुत बदली हुई लग रही थी। गेट के बाहर एक साफ सुथरी गाड़ी खड़ी थी। दरवाजा भी नया लगता था और सामने ही से एयर कंडीशनर की यूनिट्स भी नजर आ रही थीं। मैंने दरवाजे पर बेल दी तो एक छोटी सी लड़की ने दरवाजा खोला। वह मेरी सबसे छोटी बेटी थी, मगर उसने मुझे पहचाना नहीं। कैसे पहचानती? जब मैंने उसे और उसकी माँ को घर से निकाला था तो वह सिर्फ 2 महीने की थी। उसकी आंखों में हैरत थी। उसके लब्बों से निकला, आप कौन हैं? इस सवाल का जवाब देना मेरे लिए निहायत मुश्किल था। एक पल को तो सोच में पड़ गया, फिर धीरे से कहा कि मैं तुम्हारा बाप हूं। वह सुनकर हैरान रह गई, चुपचाप खड़ी रही। मैंने नरमी से पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? तो उसने बताया कि वह बाजार गई हुई हैं अपनी दूसरी बेटी के साथ। मैंने घर के अंदर एक नज़र डाली तो साफ पता चल रहा था कि जिंदगी बदल चुकी है। फर्श पक्का हो चुका था, घर में फ्रिज और अन्य कीमती सामान मौजूद था। हर कोना बेहतरी की गवाही दे रहा था। मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, दिल में एक हल्की सी चुभन की जिन्हें मैंने उनके हाल पर छोड़ दिया था वह खुद अपने जोर पर खड़े हो चुके हैं। मैं कुछ देर खड़ा रहा, फिर कहा, ठीक है, मैं बाद में आऊँगा, और दरवाजे से ही वापस लौट आया। कुछ दिन बाद मैंने और तहकीकात की तो खबर मिली कि वाकई मेरी बड़ी बेटी ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास किया है और वह कमिश्नर बन चुकी है। मेरी सोचें भटकने लगीं। दिल में एक अजीब सा गर्व जागने लगा। जो बेटी मैंने कभी गोद में नहीं लिया, जिसके आंखों में खुद को कभी नहीं देखा, आज वह एक बड़े पद पर फाइज थी। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये मेरे लिए गर्व का मकाम था। और दिल की गहराइयों से उठता एक सवाल भी कि अगर वह इतनी कामयाब हो सकती थी तो मैं कहाँ था जब उसे मेरे साये की सबसे ज्यादा जरूरत थी। जब कई दिन गुजरने के बाद मैं वापस अपने उस घर में आया जो मैंने अपनी दूसरी पत्नी सोनिया के लिए बनवाया था, तो दरवाजा खोलते ही जो मंजर मेरी आंखों के सामने आया वह नाकाबिले यकीन था। मेरी सांस जैसे रुक चुकी थी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं किसी अजनबी जगह पर आ गया हूं जहां हर रिश्ते की तरतीब बदली हुई थी। और सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि घर के अंदर कोई शख्स पहले से मौजूद था। मैंने दरवाजा आहिस्ता से खोला ताकि कोई आवाज पैदा न हो। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो सुनने लगा कि वह शख्स किसी से गुफ्तगू कर रहा था, और जो बातें वह कर रहा था वह सीधी मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लग रही थीं। वह मर्द मेरी उम्र का लग रहा था। उसके लहजे में तल्खी थी, लेकिन कुछ ऐसा था जो मेरे कदम जकड़ गया और मैं सीधे सामने जाने के बजाय एक कोने में छिप गया और छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। उस शख्स ने सोनिया को मुखातिब करते हुए कहा कि तू झूठ न बोल, शहाब जिसको तू अपना बेटा कहती है वह मेरा बेटा है। मैं हैरान रह गया। मेरी समातों ने जो अल्फाज सुने वह मेरे लिए क़यामत से कम न थे। वह शख्स कह रहा था कि शहाब मेरी औलाद है। तू मुझसे पहले शादी कर चुकी थी और उस वक़्त प्रेग्नेंट भी थी, फिर तूने किसी अमीर शख्स से शादी कर ली, यानी मुझसे बगावत की और अपने मफाद के लिए मुझे छोड़ दिया। सोनिया खामोश खड़ी थी। कुछ देर बाद उसने आहिस्ता से कहा, जो तुम कह रहे हो वह सच है। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरा जिस्म जैसे सुन्न हो गया। मेरी सोचें बिखरने लगीं। मैं कुछ लम्हों के लिए साकित हो गया। मेरा दिल बैठ गया। ये क्या हो गया था? जिस औरत को मैंने अपनी दुनिया समझा था, जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान किया, वह इतनी बड़ी हकीकत मुझसे छुपाए। शहाब, जिसे मैं अपना बेटा समझता रहा, जो मेरी उम्मीदों का केंद्र था, वह मेरा बेटा नहीं था। मेरा कोई ताल्लुक उससे नहीं था। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा। दिल कर रहा था कि चीखूं, चिल्लाऊं, सब कुछ तहस नहस कर दूं, उस मर्द को पकड़कर मारूं जिसकी बातें मेरे सीने में आग लगा रही हैं। लेकिन मेरे अंदर जैसे कोई शोल्हा बुझ चुका था। मैं चुपचाप वहां से निकल आया। मैंने सोनिया से कुछ न कहा। मैंने न उससे सवाल किया, न उस मर्द को रोका। मैं अपनी शिकस्त के साथ घर से निकल आया। बाहर रात का अंधेरा छा चुका था, लेकिन मेरे दिल में जो अंधेरा था
वह उससे कहीं ज्यादा गहरा और खौफनाक था। मैं सारी रात सड़कों पर फिरता रहा, एक बंजारे की तरह। मेरे कदम बेसिमत थे, दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी और दिमाग सुन्न हो चुका था। न नींद आ रही थी, न सुकून मिल रहा था। मैं सोच रहा था कि इंसान कितना कमजोर होता है जब उस पर इल्जाम टूटता है तो उसकी बुनियादें हिल जाती हैं। मैं सोच रहा था कि मेरी जिंदगी का कितना बड़ा धोखा था यह औरत, जिसके लिए मैंने अपने माँ बाप को नजरअंदाज किया, अपनी पहली पत्नी को तलाक दी, अपने बच्चों से मुंह मोड़ा। वही औरत मुझे सबसे बड़ा जख्म देगी। सुबह होते ही मैंने फैसला किया कि मैं अपनी बेटी से मिलने जाऊंगा। वही बेटी जिसे मैंने सालों पहले छोड़ दिया था, जिसे शायद मैंने कभी बाप की मोहब्बत न दी। उसका चेहरा जहन में उभरने लगा, उसकी मासूमियत, उसकी खामोशी, सब कुछ याद आ रहा था। मैं उसके दफ्तर पहुंचा। दिल में हजारों वहम थे। दिल कह रहा था कि वह मुझे देखेगी भी नहीं, वह मुझे धुतकार देगी। लेकिन दिल का एक और गोशा यह भी कह रहा था कि शायद वह मुझे माफ कर दे, शायद वह एक मौका दे दे। जब मैं उसके दफ्तर पहुंचा तो वही रिसेप्शन पर मुझे रोक दिया गया। लेकिन जब मेरी बेटी ने सुना कि मैं आया हूं तो वह खुद बाहर आई और मुझे अपने कमरे में ले गई। उसने न सिर्फ मुझे इज्जत दी बल्कि नरमी और मोहब्बत से मेरा हाल पूछा, मेरे लिए पानी मंगवाया और कहा, बैठिए बाबा। इस लम्हे मेरे अंदर जैसे कुछ टूटा, कुछ जुड़ा, कुछ बहा। मैंने हिचकियां लेते हुए उससे पूछा, बेटी क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? तो वह बोली, बाबा माफ तो नहीं किया, जो आपने हमारे साथ किया वह कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन माँ ने कहा है कि बाप की हमेशा इज्जत करनी है, इसीलिए आपकी इज्जत कर रही हूँ। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उसका सर चूमा, उसे गले लगाया। मैं जैसे बच्चा बन चुका था। मैं टूट चुका था, पिघल चुका था। अपनी बेटी की मौजूदगी ने मुझे नई जिंदगी का एहसास दिलाया। मैंने वहीं फैसला कर लिया कि मुझे अब अपनी गलतियों का अजाला करना है। मैंने सोनिया को तलाक दे दी, उसे अपने घर से निकाल दिया और वापस संध्या के पास गया। मैंने संध्या से माफी मांगी, वह औरत जिसे मैंने बेवजह अजाब दिया था, जिसे मैंने तन्हा छोड़ दिया था। वह फिर आहिस्ता से बोली कि नफरत के साथ जीने का क्या फायदा? ईश्वर ने हमें बहुत नवाजा है। एक बेटी अफसर बन चुकी है, दूसरी भी अफसर बनने वाली है। हमने जो खोया वह बहुत था, लेकिन जो पाया उससे कहीं ज्यादा है। ये सुनकर मेरे अंदर एक नया जज्बा पैदा हुआ। मैंने फैसला किया कि अब अपनी बेटियों के साथ रहूंगा, उनकी खिदमत करूंगा, उनकी दुआएं लूंगा और ईश्वर से सच्ची तौबा करूंगा। मेरी बेटियां अब मुझे इज्जत देती हैं, मेरे साथ बैठती हैं, मुझसे मशवरे करती हैं और मेरे दिल को सुकून मिलता है। सोनिया आज भी दावा करती है कि शहाब तुम्हारा ही बेटा है, लेकिन अब मैं उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करता। मैंने उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। मेरे लिए अब मेरा अतीत एक सबक है और हाल एक नेमत। शहाब भी कभी कभी मुझसे मिलने आ जाता है। वह कहता है कि मेरा बाप जो भी हो, लेकिन आपने मुझे सारी जिंदगी पाला, मेरे लिए तो आप ही मेरे बाबा हैं। मैं उसको कुछ नहीं कहता, क्योंकि गलती उसकी नहीं, उसकी माँ की थी। कभी कभी मिलने आता है तो हंसकर बुला लेता हूँ, जेब में कुछ पैसे डाल देता हूँ, सर पर हाथ फेर देता हूँ, क्योंकि बहरहाल मेरी जिंदगी के 18 साल गुजरे उसके साथ। मेरा खून न सही, पर मेरा बेटा है वह। जब हमारी बड़ी बेटी की शादी हुई तो मेरे दिल में अजीब सुकून उतर आया था। हम दोनों मियाँ बीवी, वरुण और संध्या ने अपने हाथों से उसकी शादी की तैयारी की, हर कोने को सजाकर उसके सपनों का घर बसाया था। ईश्वर ने भी हमारे सब्र का फल कुछ यूं दिया कि शादी के पहले ही साल हमारी बेटी को 2 जुड़वां बेटों से नवाजा। दोनों इतने खूबसूरत थे जैसे आसमान से 2 चांद उतर आए हों। उनकी आंखों में मासूमियत, उनके लबों पर हंसी और उनके वजूद से खुशबू आती थी। मैंने उनके नाम भी खुद रखे। एक का नाम राम और दूसरे का नाम लक्ष्मण रखा। और फिर हम दोनों मियाँ बीवी ने जैसे नई जिंदगी शुरू कर दी हो। मेरी बेटी और दामाद दोनों अफसर थे, सुबह सुबह दफ्तर जाते थे और हम दोनों नाथियों के नाज नखरे उठाते थे। उनकी नींद, उनकी भूख, उनका रोना, हंसना, सब कुछ हमारे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज बन गया था। संध्या उनको नहलाती थी और मैं उनको झूले में डालता था। जब मैं दोनों को गोद में उठाकर बाजार जाता तो लोग रुक कर देखते थे, कितने प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह। उनके चेहरे पर रोशनी सी थी और मैं सीना तान के चलता था जैसे दुनिया की सारी दौलत मेरे पास हो। कभी कभी सोचता था कि यह रिश्ता सिर्फ खून का नहीं, मोहब्बत का भी होता है। यह बच्चे मेरी रूह का सुकून बन गए थे। मैं उनके साथ हंसता, खेलता, रोता और दिल से दुआएं मांगता कि ईश्वर इनको हमेशा सलामत रखे। जब उनका पहला कदम जमीन पर पड़ा तो मैं खुशी से जमीन पर साष्टांग प्रणाम किया। संध्या की आंखों में आंसू थे जो उसकी पलकों से लड़खक कर गालों पर गिरते जा रहे थे और मैं जानता था कि वह खुशी के आंसू थे। इन बच्चों ने हमारे घर को फिर से जन्नत बना दिया था। मैंने अपनी बेटी से कहा, बेटी तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम अपने काम पर ध्यान दो, तुम्हारे बच्चे मेरी जिम्मेदारी हैं। और मैं जानता था कि यह जिम्मेदारी मेरे लिए बोझ नहीं, खुशनसीबी थी। कभी कभी इनको कहानियां सुनाता,
कभी इनके साथ पार्क जाता, और जब वह मुझे दादाजी कहकर लिपटते तो मैं महसूस करता कि प्रभु ने पिछले सारे दुखों का बदला उनके स्पर्श में कर दिया है। वक्त गुजरता गया और उनके साथ मेरा रिश्ता मजबूत होता गया। मैंने संध्या से कहा कि जो खुशी हमें इन बच्चों से मिली है, शायद वह हमें अपने बेटे से भी न मिलती, क्योंकि ये हमें बिना किसी बदले के सिर्फ मोहब्बत देते हैं। इनकी हंसी में स्वर्ग का अक्स होता है और इनकी आवाज में ऐसा सुकून होता है जैसे कोई पूजा का मंत्र सुन रहा हूं। मैं समझ गया था कि ईश्वर जब किसी से कुछ लेता है तो कई गुना ज्यादा बेहतर लौटा भी देता है। मेरी बेटी एक अच्छी माँ भी थी और एक अच्छी पत्नी भी। उसका पति भी हमारी बहुत इज्जत करता था और हम सब एक दूसरे के सुख दुख के शरीक होते थे, और यही असल रिश्ता होता है। मैंने सीखा कि जिंदगी का असली सुकून अपने रिश्तों में छुपा होता है। अगर इंसान अपनों को छोड़कर किसी और के लिए भागता है, तो मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोकर यह सच सीखा कि जो अपने नहीं होते वह कभी दिल का दर्द नहीं समझ सकते। मैंने जब शहाब की हकीकत सुनी और सोनिया को तलाक दी तो दिल बहुत टूटा, लेकिन मेरी बेटी ने मेरी इज्जत करके मुझे फिर से जीने की हिम्मत दी, और जब नाती मिले तो लगा जैसे प्रभु ने फिर से नई सुबह दिखा दी हो। और फिर भी अब मैं अपनी बेटियों के साथ रहता हूँ। वह मेरी इज्जत करती हैं, मुझे हर खुशी देती हैं, और मैं भी उनके बच्चों के साथ बच्चा बन के जीता हूँ। वह लम्हे जो मैंने खो दिए थे, अब उन्हीं बच्चों के साथ जी रहा हूँ। यह आखिरी बात जो जिंदगी ने मुझे सिखाई वह यह है कि खून का रिश्ता जितना अहम होता है, उससे कहीं ज्यादा अहम वह रिश्ता होता है जो दिल से जुड़ता है। सच्चाई कभी ना कभी सामने आ ही जाती है, झूठ का अंजाम हमेशा बर्बादी होता है, और सबसे बढ़कर जो माँ बाप अपनी औलाद को छोड़ देते हैं वह जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत गंवा बैठते हैं, क्योंकि आखिर में अपने ही अपने होते हैं और उनके साथ जीने वाला ही असल में जीता है।